वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। इसमें या इस वीडियो में हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडियन या एंशिएंट इंडिया की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में प्रमुखता से देखेंगे। फर्स्ट, इसमें अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ। पहली लिपि को देखते हैं, प्राकृतिक लिपि। प्राकृतिक लिपि जो है आरंभिक अभिलेखों में प्राकृतिक यानी आरंभिक अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा में है। ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। और अगली है यूनानी एवं आरामाइक आरामाइक लिपि। यूनानी एवं आरामाइक लिपि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो यह चार महत्वपूर्ण लिपियाँ रहीं, इसके बारे में हमने देखा। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो प्राकृतिक लिपि है यह आरंभिक अभिलेखों में प्रयुक्त की गई, और ब्राह्मी लिपि जो है यह ध्यान देना है कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। जैसे कि देवनागरी हिंदी या इंग्लिश वर्ड वर्तमान में प्रचलित हैं वह बाएं से दाएं लिखे जाते हैं, वैसे ही ब्राह्मी लिपि थी। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है, ये भी ध्यान देना है। खरोष्टी लिपि अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में जो दाएं से बाएं, ये दाएं से बाएं है, जैसे कि उर्दू भाषा या अन्य भाषाएं कुछ बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, वैसे ही खरोष्टी लिपि थी। और यूनानी एवं आरामाइक जो लिपि है पाकिस्तान अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों लिपियों का प्रयोग हुआ है। नोट में देखते हैं 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के दो शिलालेख मेरठ यानी उत्तर प्रदेश एवं टोपरा हरियाणा मिले, जिन्हें दिल्ली लाया गया। 1837 में जेम्स प्रिसेप ने इन शिलालेखों की ब्रह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। इसमें नोटेड है कि जो ब्रह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा वो जेम्स प्रिसेप थे, 1837 में पढ़ा। और 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक जो था वो अशोक के दो शिलालेख को, एक जो आपका मेरठ उत्तर प्रदेश से और एक टोपरा हरियाणा में जो मिला था, उसे दिल्ली लाया। इस संप्लतकालीन फिरोज शाह तुगलक वंश का शासक है, 14वीं सदी में, नोटेड पॉइंट है। अब कुछ प्रमुख शासकों के अभिलेखों और उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर शासक है, उनके अभिलेख हैं और उनकी विशेषताएं हैं। पहला देखते हैं समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंशीय शासक था, समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, उसके अभिलेखों को देखते हैं। तो इसका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो इलाहाबाद प्रयागराज में है। अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में कारुवाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है इसमें जो आपका है कि रचना संधि विग्रह हरिशेर ने की थी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण अभिलेख को देखते हैं, यह भी गुप्त वंशी शासक भानुगुप्त का अभिलेख है, एरण अभिलेख, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। इसमें सर्वप्रथम सती प्रथा के लिखित साक्ष्य है, जिसमें गोपराज नामक सैनिक की पत्नी के सती होने का उल्लेख है। दूसरा देखते हैं रुद्रदामन, जो शकवंशी शासक है, इसका अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, जो गुजरात में है। यह संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख है। नेक्स्ट देखते हैं स्कंदगुप्त, जो गुप्तवंशी शासक है, इसका भीतरी स्तंभ लेख है, जो गाजीपुर के भीतरी में है, भीतरी स्तंभ लेख। इसमें हुड़ू के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है खारवेल का कलिंग अभिलेख। कलिंग जो कलिंगा है वो उड़ीसा में है, तो खारवेल का कलिंग अभिलेख की विशेषता देखते हैं। इसकी जो है हाथी गुम्फा अभिलेख है, यानी कलिंग का तो खारवेल का जो है हाथी गुम्फा अभिलेख है। इसमें सर्वप्रथम जो है भारतवर्ष का जिक्र किया गया है, यानी भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है, जो खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्यवंशी है, इसके अभिलेख एलो अभिलेख है। इसमें दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित किया गया है, यानी रवि कीर्ति जो दरबारी कवि चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय के थे, एलो अभिलेख में इसकी रचनाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है राजा भोज, प्रतिहार वंशी है, इसका अभिलेख ग्वालियर प्रशस्ति है, जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है विजय सेन, जो शासक है, उसका अभिलेख है देवपाड़ा अभिलेख। नेक्स्ट हर्षवर्धन, जो वर्धन वंशी है, इसका अभिलेख है मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख। और एक अभिलेख है सौगौरा अभिलेख, जिसमें सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है। इसमें खाद्यान्न सुरक्षित का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं यशोवर्धन, ये मालवा का नरेश है, और इसके जो अभिलेख हैं मंदसौर प्रशस्ति में है। में यशोधर्मन को जनेन्द्र कहा गया है। रेशम बोकर की श्रेणियों का उल्लेख इसमें मिलता है मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख में। नेक्स्ट है गौतमी बलश्री, जो सातवाहन वंशी शासक है, इसका अभिलेख नासिक अभिलेख है। और नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख, यह है मेहरौली लौ स्तंभ लेख, जिसमें विजयों का वर्णन है चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसके बाद उदयगिरि गुहा अभिलेख भी है, इसका उद्देश्य था संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। उदयगिरि अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उद्देश्य था संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक के बारे में देखते हैं। तो इसमें ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बैसम ने वंडर दैज वाज इंडिया A.L. बैसम ने लिखा है, ये ब्रिटिश इतिहासकार है। D.D. कौशंबी की कृति इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत जानने का सबसे अच्छा स्रोत है, D.D. कौशिकी की कृति है यह। और नेक्स्ट देखते हैं 1776 में मनुस्मृति का अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटिल के नाम से कराया गया। और नेक्स्ट है आपका सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी
आप बंगाल के संस्थापक हैं। ये विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद कराया या अनुवाद किया, विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है विल्किंसन ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। नेक्स्ट विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत की सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ आधुनिक लेखक रहे। इसमें इंपॉर्टेंट है सर विलियम जोन्स, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जो महाकवि कालिदास की कृति है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके बाद विल्किंसन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके बाद विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ये भी ध्यान देना है। डी कौशंबी की कृति जो है इंट्रोडक्शन ऑफ टू दी स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, यह बुक्स भी याद रखना है। और मनुस्मृति का जो अनुवाद कराया गया था कोड ऑफ जेंटल के नाम से 1776 में कराया गया था। और इसके बाद ए एल बैसम जो है वंडर दैट वाज इंडिया बुक लिखी, ये ब्रिटिश इतिहासकार हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट देखते हैं प्रस्तर युग या पाषाण युग। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, ये जो था आखेटक एवं खाद्य संग्राहक का काल था। दूसरा है मध्य पाषाण काल, यह आखेटक एवं पशुपालक का काल था। तीसरा है नवपाषाण काल, यह खाद्य उत्पादक काल था। यानी प्रस्तर युग जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, जिसे पैथोलिथिक एज भी कहा जाता है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, इसे मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है। और नवपाषाण काल है जिसे नियोलिथिक एज कहा जाता है। और इन सबों की विशेषता क्या हमने देख लिया। पहला जो पूरा पाषाण काल, इसकी विशेषता यह है कि इसमें आखेटक एवं खाद्य संग्रह की अवस्था थी इस काल में। मध्य पाषाण काल की विशेषता है कि इसमें आखेटक एवं पशुपालक की अवस्था आ गई थी। और जो नवपाषाण काल है इसमें खाद्य उत्पादक की अवस्था मनुष्य ने प्राप्त कर लिया था। अब बारी बारी से तीनों पूरा पाषाण काल के बारे में विस्तार से देखते हैं, उनकी विशेषताओं को देखते हैं। संक्षिप्त जानकारी। पूरा पाषाण काल है पहला, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल है। पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और आपका जो है उच्च पूरा पाषाण काल। 3 भागों में पूरा पाषाण काल बांटा गया है। तो पहले भाग की विशेषता देखते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल है, इसमें क्या है, इसमें अग्नि का आविष्कार किया गया, कुल्हाड़ी या हस्त कुठार विदरणी या खंडक का प्रयोग किया गया। निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल आपके हैं काश्मीर, थार राजस्थान का, बैलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, सोहन नदी घाटी पंजाब पाकिस्तान में है। और दूसरा देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित विशेषताएं क्या है। इसमें अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर होने लगा। फलक संस्कृति इसको कहते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। पत्थर के गोले वटिकासन उद्योग का निर्माण हुआ। औजार इसमें जो है फलक, वेदनी, छेदनी एवं खुरचनी होता था। नेक्स्ट देखते हैं उच्च पूरा पाषाण काल की क्या विशेषताएं इसमें दिखाई गई हैं। तो उच्च पूरा पाषाण काल में जो है 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, नए चकमक उद्योग और आधुनिक मानव। सबसे पुराने चित्रकारी के प्रमाण भीमबेटका मिले हैं। प्रमुख औजार में फलक एवं लक्षणी शल्क। और प्रमुख स्थल इससे संबंधित हैं बीजपुर ईमानगांव महाराष्ट्र के, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट देखते हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित। इसमें जो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश का एवं बागौर राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यानी इसमें जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वह बागौर राजस्थान में और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिले हैं। सूक्ष्म पाषाण फलक, मुख्य औजार, पत्थर के बहुत छोटे औजार इस काल में बनाए गए हैं। प्रमुख स्थल इसमें संबंधित हैं। यानी प्रमुख स्थल को हम देखते हैं, मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल जो आपके हैं वह मध्य प्रदेश का प्रमुख स्थल में देखते हैं मध्य प्रदेश के आदमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका भोपाल में, बोघोर सिद्धि के पास है, राजस्थान में बोघोर, गुजरात में लंघनाच, उत्तर प्रदेश में महागढ़, मेजा, सराय नाहराय प्रतापगढ़ में, बिहार में आपका है पायसरा मुंगेर में। यह जो आपके स्थल हैं प्रमुख स्थल, यह मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका होगा नवपाषाण काल संबंधित विशेषताएं। इस काल में यानी नवपाषाण काल में मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। इसके मुख्य औजार जो हैं पालिशदार पत्थर के औजार हैं, मुख्यतः पत्थर की कुल्हड़ियाँ, हड्डियों के औजार, यानी पत्थर की कुल्हड़ियाँ, हड्डियों के औजार। कुत्ते को पालतू बनाया गया इस काल में। प्रमुख स्थल इसको देखते हैं, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, बुर्ज होम, यह आपका बुर्ज ब्रिज का स्थान है, गड्ढे का घर, इससे जो आपका ये है जम्मू कश्मीर में है। गुफराल यानी बुर्ज होम और गुफराल, ये जो गुफा है कुम्हार की गुफा, पशुपालन कृषि के साक्ष्य जहाँ से मिले हैं, ये कश्मीर में है। और बुर्ज होम में कब्र में मालिकों के साथ कुत्ते पाए गए हैं। बुर्ज होम नामक स्थान जो कश्मीर में है। इसके बाद कोल्डिहवा महागढ़ जो उत्तर प्रदेश में है, कोल्डिहवा और महागढ़ उत्तर प्रदेश में है। और चिराद सारण बिहार में है, सारण बिहार, हड्डियों के औजार विशेषतः हिरण के सिंहों से, सेनुआर भी बिहार में है। सरुतरु मारक डोला ये असम में है। और ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र से गेहूं व जौ की खेती तथा भेड़ एवं बकरी पालन प्रारंभ करने का साक्ष्य नवपाषाण काल में मिलता है। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी जानकारी को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है वह मांडा कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी जो है दामाबाद महाराष्ट्र में है। और सबसे पूर्वी जो है आलमीगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। और जो सबसे पश्चिमी है सुतका गेंडोर जो पाकिस्तान में है। तो यह सबसे उत्तरी आपका है, यह सबसे दक्षिणी और यह सबसे पूर्वी और यह सबसे पश्चिमी भाग है
सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। इसकी सर्वमान्य तिथि जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व की सर्वमान्य तिथि मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया है या क्षेत्रफल जो है लगभग 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर का है। आकार इसका ट्रायंगल अर्थात त्रिभुजाकार है। और सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवा करके इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था। यानी इसमें जो खुदाई का श्रेय है सन जॉन मार्शल के निर्देशन, यानी सन जॉन मार्शल का खुदाई का जो श्रेय है। और जो खुदाई करवाए थे राय बहादुर दयाराम साहनी ने कराया था 1921 में हड़प्पा सभ्यता को कराया था। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका एरिया त्रिभुजाकार है और इसका आकार त्रिभुजाकार है और इसका एरिया जो है लगभग 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर के बराबर है। नेक्स्ट है चहुंदड़ों के बारे में देखते हैं। 1931 में गोपाल मजुमदार के निर्देशन में इसकी खुदाई कराई गई। सिंधु घाटी सिंधु नदी सिंध पाकिस्तान में यह चहुंदड़ो स्थित है। मनकी बनाने का कारखाना यहाँ पाया गया। वक्राकार ईंटें पाई गई। कांस्य की बैलगाड़ी पाई गई और इक्का गाड़ी के अवशेष भी मिले हैं। इसके बाद रंगपुर देखते हैं। 1953-54 में रंगनाथ राव ने इसका खुदाई करवाया। यह जो है मादर नदी के किनारे स्थित है, काठियावाड़ गुजरात में। धान की भूसी के अवशेष व कच्ची ईंटें का दुर्ग रंगपुर में मिला है। नेक्स्ट देखते हैं धौलावीरा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। धौलावीरा जो है यह गुजरात में है। यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। 1985-90 में RS बिष्ट ने इसकी खुदाई करवाई। यह कच्छ गुजरात क्षेत्र में। हड़प्पा सभ्यता के उत्थान और पतन का साक्ष्य भी धौलावीरा है। अब देखते हैं इसके प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता, उत्खनन वर्ष, नदी, वर्तमान संबंधित क्षेत्र और विशेषताओं के बारे में। पहला है हड़प्पा। इसके उत्खननकर्ता जो हैं दयाराम साहनी हैं। उत्खनन वर्ष 1921 है और यह रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। और वर्तमान संबंधित क्षेत्र इसमें जो है मोंटमोगरी पंजाब जो पाकिस्तान में है। और इस क्षेत्र की विशेषताएं जो हैं इस प्रकार से हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता यहाँ पर है स्वास्तिक चिन्ह, 6 अन्नागार, फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने, 2 कमरे वाले बैरक श्रमिकों के रहने के लिए। मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। यह हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। यह जो है हड़प्पा नामक स्थान की विशेषता है। मोहनजोदड़ो, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। इसके उत्खननकर्ता हैं राखाल दास बनर्जी, जिसका उत्खनन 1922 में किया गया। ये सिंधु नदी के तट पर है। और संबंधित जो वर्तमान जिला है वह लरकाना जिला है, प्रांत सिंध पाकिस्तान में। इसकी विशेषताओं को देखते हैं। इसमें जो है मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। और पशुपति महादेव के चारों तरफ जो पशु हैं उसमें आपका हाथी है, बाघ है, गैंडा है और पाँवों पर 2 हिरण हैं। आसन जिस पर बैठे हैं वह भैंसे का है। और इसमें जो मोहनजोदड़ो की और विशेषताएं जो है, इसमें विशाल अस्नागार है। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार की है। एक अन्य मोहर पर कुबड़ वाले बैल है। सीप का पैमाना है। कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य हैं। घोड़े के अस्तित्व के भी संकेत मिले हैं मोहनजोदड़ो से। स्थल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित अगला महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। कालीबंगे का मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ। और इसके उत्खननकर्ता के नाम हैं BK थापर व ब्रिजवासी लाल। और इसका उत्खनन 1953 में कराया गया। यह वर्तमान जो नदी घग्गर है। और वर्तमान स्थल जो संबंधित है वह हनुमानगढ़ जो भारत के राजस्थान में है। और इसकी विशेषताएं हैं, विशेषताओं को देखते हैं। इसकी विशेषताएं हैं जूते हुए खेत के साक्ष्य, जल निकासी का अभाव, युगल सावधान, मकानों में एक पल्ले वाला दरवाजा, अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड। ये विशेषता आपकी जो है वह काली बंगा या काले रंग की चूड़िए की है, जो कि घग्गर नदी किनारे वर्तमान में हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। अगला देखते हैं। अगला स्थल है लोथल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोथल स्थल के जो उत्खननकर्ता हैं वह रंगनाथ राव जी हैं। और इन्होंने 1957-58 में इसका उत्खनन कराया। यह भोगवा नदी किनारे है और ये वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है वर्तमान स्थल के रूप में। इसकी विशेषताओं के बारे में देखें तो इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है लोथल को। और यहाँ पर बंदरगाह नगर है और जो है चावल उपजाने के अवशेष भी लोथल से मिले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बंदरगाह नगर के रूप में लोथल जाना जाता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखते हैं और क्या इसकी विशेषताएं हैं। और विशेषताओं में इसमें यह है अन्य पीसने की चक्की, युगल सावधान, फारस की मोहरे, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना, एक चित्रित मृदभांड, पंचतंत्र की कहानी, चालाक लोमड़ी की याद इत्यादि भी इससे विशेषताओं में शामिल हैं।